नमस्कार। आज के टॉक शो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से आभार एवं स्वागत है। आज हम आपको एक हस्ती से मिला रहे हैं जो वक्त की किताब पर अपना नाम अंकित कर सका, अपने एवं अपने सहयोगियों के सकारात्मक सहयोग के द्वारा एवं विश्वास के द्वारा। ऐसा इतिहास में कभी कभी हो पाता है। आश्चर्यजनक परंतु सत्य है। हर संस्था में सत्य है और आज भी सत्य है। 2010 में वर्ष में मेरी इनकी मुलाकात भारत की जन्नत कश्मीर में हुई। मुझे ऐसा लगा, महसूस हुआ, एक भावुक, लग्नशील, जुझारू, कर्मशील इंसान है ये, और कोई नहीं, हमारे पूर्व ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल सेंट्रल आईपी डॉक्टर शैलेश गुप्ता जी हैं। डॉक्टर शैलेश जी आज भी सदस्यों के बीच ब्लैकबेरी मोबाइल के नाम से प्रसिद्ध हैं। हर सवाल का जवाब समयबद्ध देते थे और आज भी आईपी ऑफिस के लिए ये इंसाइक्लोपीडिया है जो आने और जाने वाले हर एचएसजी इनसे सलाह मुश्किल पलों पे मांग लेते हैं। ऐसा मुझे कभी कभी कहीं कहीं से मालूम पड़ता रहता है। समय बदला, विचारधारा बदल गई। मैं हमेशा कहता था और कहता हूँ, बातें गिरा देती हैं फासलों की दीवारें, पर न तो फासले सदस्यों और संस्था के बीच में कम हुए और न दीवारें दीवारें अपनी जगह आज भी कायम है। हर वर्ष नए अध्यक्ष का शो शुरू हो जाता है। अभी फिर इस साल चालू हो रहा है। सदस्य अपने आदरणीय नए अध्यक्ष को सलाम करते हैं, सिर्फ 365 दिन की बारात के लिए। पहले मैं बारात कहता था, पर अब तो बैंड और बाजे के साथ भी 2020 से बारात चालू हो चुकी है और इसका कोई विरोध नहीं है। एक एकेडमिक संस्था के बीच में एक निराशाजनक स्थिति है। मंच, माला, माइक का सदुपयोग नहीं हो रहा। आज हालत यह हो गए हैं कि कुछ ऑनरेबल सदस्य संस्था और देश के नाम पर अपने नाम को प्रसिद्ध करने के लिए संस्था के पद और सदस्यता का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। संस्था के लिए और देश के प्रति इनकी ये संजीदा स्थिति नहीं। जहाँ तक संस्था के फंड्स के उपयोग का एवं बच्चों के, किशोरों के लिए है, जो चैरिटेबल कार्य के लिए किया जाना चाहिए, उस फंड का उपयोग एग्जीक्यूटिव ईबी मीटिंग और फॉरेन ट्रेवल के लिए जा रहा है। क्या सीख के आ रहे हैं फॉरेन से या क्या सिखा के आ रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। इस सब चीज़ों के सवाल पूर्व में तो ऐसा नहीं होता था, पर अभी क्यों हो रहा है? इस टॉक शो में आपकी आवाज़ है, बुलंद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सदस्यों के लिए आवाज़ को अंजाम देने की जरूरत है। डॉक्टर शैलेश जी के कार्य के काल की कुछ कहानी, चित्रों की जवानी। बहुत ही कार्य करा है इन्होंने, शैलेश जी ने, जो आज भी एक यादगार वर्ष थे 2012 एवं 2013। और बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी को कि जो एक इतिहास बना के गए हैं। मैं अब अशोक बांगा जी से कहूँगा कि जो कुछ मैंने सवाल कुछ उठाए हैं संस्था के और देश के हित में, उनको भी इसमें इनसे पूर्व सचिव रहे हैं, तो उसमें अपनी राय व्यक्त करें। ओवर टू। साथियों,
मैं अशोक बांगा, डॉक्टर टुटेजा टॉक शो से। आपकी स्मृति में ये नाम बहुत वर्षों से होगा, और स्मृति में इसलिए होगा कि इस व्यक्ति के काम इतने असाधारण थे कि उन्हें कोई भुला नहीं पाएगा बरस दर बरस। फिर भी आप बहुत समय से शायद इनसे ना मिले हों, तो आज आपको अच्छा लगेगा इस शख्सियत से मिलके, जिनका नाम डॉक्टर टुटेजा ले चुके हैं और जिनके बचपन से लेके अभी तक के कुछ पिक्चर्स आप देख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, डॉक्टर शैलेश जी। नमस्ते डॉक्टर बांगा जी, डॉक्टर तेजा जी। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया इतने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर। और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, आपसे फिर से मिलकर बातें करने के लिए। और हम भी अनुग्रहित हुए आपके यहाँ आने से। शैलेश जी, क्यों ना हम शुरुआत आपके परिचय से करें, और परिचय आप अपने ही शब्दों में दें। कैसे शुरू करके आप इस पोजीशन तक पहुंचे जहां से हम आगे की बात शुरू करने जा रहे हैं। डॉक्टर बांगा जी, संक्षिप्त में बताता हूं आपको। तो मैंने अपना एमबीबीएस और एमडी से जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम हॉस्पिटल से किया। जी। और मेरी क्वालिफिकेशन होने के बाद मैंने तुरंत ही प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। 1988 से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, एक छोटा सा नर्सिंग होम बनाया था और बस कर रहा था प्रैक्टिस, उसी चीज़ में लगा हुआ था। फिर 1997 में मुझे ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया की महाराष्ट्र चैप्टर ज्वाइन करने का मौका मिला। डॉक्टर कुमटा जी के साथ मैंने काम किया, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था हमने, पॉल्यूटेंट्स इन ब्रेस्ट मिल्क। तो वहाँ का अगले साल मैं सेक्रेटरी बना बीपीआरए महाराष्ट्र का फॉर अबाउट 5 इयर्स। और उसी दौरान ऐसा हुआ कि मेरा जुड़ाव आईएपी मुंबई ब्रांच से हुआ। मैं कमेटी मेंबर बना और कॉन्फ्रेंस में मैंने कंपेयरिंग की। और 2000 1999-2000 में मैं कमेटी मेंबर था। 2000 और 2001 में, या 2000 सॉरी 2001 और 2002 में मैं सेक्रेटरी बना। उस समय डॉक्टर भरत अग्रवाल थे मेरे से पहले, उन्होंने कहा शैलेश तुम ले लोगे ये भार। तो मैंने वो संभाला। और 2003 में मैं वाइस प्रेसिडेंट था आईपी मुंबई का। उसके बाद कुछ सालों के लिए मेरा नाता आईपी मुंबई से थोड़ा टूट गया। और मैं 2 चैप्टर्स में काम कर रहा था। आईआईपी रेस्पिरेटरी चैप्टर, जहां मैं सेक्रेटरी था 2 साल के लिए डॉक्टर खूबचंदानी जी के साथ। और आईआईपी न्यूरोटोलॉजी चैप्टर में मैं ट्रेजरर बना, फिर सेक्रेटरी बना, फिर चेयरमैन बना 4 साल के लिए। और ये करते करते इस दौरान 2010 में मुझे सेंट्रल आईआईपी का ट्रेजरर बनने का मौका मिला। तो 2 साल मैंने 2010 और 11 में वो पोस्ट की। और उसके बाद 2012 और 13 में मैं सेक्रेटरी जनरल आईआईपी का बना। तो इस तरह से मेरी जर्नी एक जिसे कहते हैं विदाउट एनी ब्रेक्स चली है। बस ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पोजीशंस मैंने अभी तक संभाली बीपीएनआई में या आईआईपी मुंबई में या सेंट्रल आईआईपी में और चैप्टर्स में, उनमें मुझे कभी भी किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना पड़ा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ा। मोस्टली ऐसा था कि मुझे आमंत्रित किया गया कि तुम ये संभाल लोगे, तुम ये कर लोगे, इस तरह से मैंने ज्वाइन किया। शैलेश जी, ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि कोई बिना इलेक्शन लड़े, बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रचार किए, बिना किसी से वोट मांगे सत्ता के शिखर तक पहुंच जाए, और वो भी कोई कोई गलत सहारा लेके नहीं, नहीं, अपनी योग्यता के बल पर। तो बिल्कुल। इसके लिए भी आपको याद किया जाता है और किया मैंने जाता रहेगा। सेंट्रल आईआईपी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी 2 टर्म्स की थी, वहां भी मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ा था। आई वुड से आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे, क्योंकि वो एक होता है कि आप इलेक्शन लड़े, मनमुटाव हो, थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या हो, वो मुझे हाँ, पसंद नहीं है, वो फीलिंग जो नेगेटिविटी की आती है। तो हाँ, आई हाँ। वाज लकी कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ा। तो ये बताइए कि जब आप पहली बार आईएपी के ऑफिस में एस एचएसजी पहुंचे, आप ऑफिस में तो जी जाते ही रहते होंगे, जी जी। और आपने कमान संभाली, वो एक अलग अनुभव होता है। तो जी, आपके अंदर कितना उत्साह था, या डर था, या घबराहट थी, या चिंता थी? आपको कैसे लग रहा था कि इतने बड़े एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मैं संभालूंगा? जी। तो पहले तो मैं आईआईपी ऑफिस में एज ए ट्रेजरर आया था 2010 और जी। 11 में। तो जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे मन में डर था, बट हाँ, एक एक कंसर्न था, एंग्जाइटी भी नहीं थी, कंसर्न था कि क्या मैं डिलीवर कर पाऊंगा। मेरी हमेशा ये रहती कि आई आई एम ऑलवेज असेसिंग माई सेल्फ कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ कि नहीं।
तो मुझे यही रहता है कि मैं अपना काम परफेक्शन से कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि फिर मुझे अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है अगर मैं ना करूँ। तो एज ए ट्रेजरर भी बहुत सारा काम था, इतना बड़े अकाउंट संभालने थे, जगह जगह डिपॉजिट्स पड़े थे, मुझे उन सबको देखा, उनको समेटा, उनको समझा। और जो फर्स्ट पेडिकॉन हुई ट्रेजरर बनने के बाद, मुझे लगता है मुझे 15 दिन भी नहीं मिले होंगे मौका कि मैं वो स्लाइड्स पढ़ूं और जीबी में प्रेजेंट करूं, पर आई मैनेज टू डू इट एंड आई थिंक इट वाज अप्रिशिएटेड। तो 2 साल मैंने ट्रेजर के काम में भी सेक्रेटरी का भी हेल्प किया, और मतलब मैंने बहुत सारी चेंजेस वहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने की। और एज ए सेक्रेटरी तो सब जानते हैं कि काम बहुत ही ज्यादा, बहुत ह्यूमंगस होता है। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, ईबी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, पेडिकॉन में सपोर्ट देना पेडिकॉन ऑर्गेनाइजर्स को, और कई किस्म की मीटिंग होती है, नेशनल मीटिंग्स, कमिटीज की मीटिंग्स, इंटरनेशनल मीटिंग्स। तो ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं अपने मुंबई में पूरे हफ्ते में से 5-5 दिन गायब रहता था। तो मेरा क्लिनिक का क्या हो रहा है, मेरे पेशेंट्स का, मेरी फैमिली का, वो कोई था ही नहीं। और 2 साल मैंने अपने घर से आईपी ऑफिस, जो कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ट्रैवल करता था। सुबह वहाँ जाके 6 घंटे बैठता था, शाम में लौटता था, फिर अपना क्लिनिक जाता था। सो ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक मैं ये काम करता था। तब भी ऐसा लगता था काम खत्म नहीं हुआ है। तो मैं जब ट्रैवल कर रहा था तब भी मेरा लैपटॉप खुला होता था और मेरा ब्लैकबेरी शुरू रहता था, और घर आकर भी पेशेंट देखते देखते भी मेरा ब्लैकबेरी होता था चालू। तो इस तरह से काम बहुत होता है, बट आई गिव इट माई बेस्ट। मैंने काफी कुछ सीखा कि फास्ट कैसे करना है, कैसे फास्ट रिप्लाईज देने हैं। अपने स्टाफ को मैंने कोऑर्डिनेट किया कि वो मैं उनसे मैक्सिमम सपोर्ट ले पाऊँ और उन्हें मैक्सिमम सपोर्ट दे पाऊँ, कॉन्फिडेंस दे पाऊँ। एंड आई थिंक वो जो फंक्शनिंग था आईपी ऑफिस का, वो आई वुड से कि थोड़ा सा मैंने लिफ्ट करने की कोशिश की। एंड that was not for any benefit to me, but it was for the benefit of the entire IP organization and the functioning of the IP office. And I'm very happy कि मैं वो सब कर पाया, और जैसे जैसे मैं वो करता गया मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं और भी कर सकता हूँ। यही सवाल मैं अगला पूछने वाला था, आपने पहले ही बता दिया ये आपकी कि आप सद्भावना वहाँ। है, संस्था के प्रति सद्भावना है कि जो आप इतना कर पाए। वो ऐसा है प्राची की, मैंने हमेशा एक न्यूट्रल पोजीशन ली है सेंट्रल आईपी ऑफिस में एज ए सेक्रेटरी, कि मैं यहाँ सभी का सेक्रेटरी हूँ, सब ब्रांचेस का, सब चैप्टर्स का, हर मेंबर्स का, और सब मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। Yes. तो वो पोजीशन में रहते हुए मैंने कभी किसी के लिए फेवर भी नहीं किए, ना ही किसी का काम में किसी तरह की अड़चन आने दिया। आई वाज सपोर्टिव फॉर एवरीवन। और शायद इसलिए ऐसा होता है कि जब आप फेवर्स नहीं करते हैं, कभी कभी आज जो फेवर्स डिमांडेड होते हैं, तो फिर आपके दोस्त इतने नहीं बन पाते हैं कि भाई ये तो करता नहीं है, सुनता नहीं है बात किसी की। बट आई एम हैप्पी कि मेरी कमिटमेंट जो थी वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ थी, ऑफिस की तरफ थी, और सारे आईपी की तरफ थी। इट वाज नॉट टू एनी इंडिविजुअल मेंबर्स और माय फ्रेंड्स और एनी इन्फ्लुएंसर्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। You were being a donor rather than the recipient for future from Yes, somebody. yes, it is। और जो और डोनर की पोजीशन होती है वो मॉरली और लीगली और इमोशनली हमेशा रेसिपिएंट से ऊपर ही रहती है, एंड आई वुड ऊपर ही रादर रहती रिमेन इन दैट पोजीशन। That's right. Yeah. और इसके लिए ही आपको जाना जाता है, पर आपको इसकी कुछ कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। वो उस सवाल पे मैं बाद में आऊंगा। जी जी। इस अपने व्यवहार के लिए एक चीज आपके बारे में बहुत कही जाती थी और अभी भी कही जाती है कि यू आर ए प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्डर एंड ए क्विक प्रॉब्लम सॉल्वर। Yeah. वो वो तब था, वो अभी भी है। वो अभी भी है, और तब था मुझे डेवलप करना पड़ा था। मतलब आईपी ऑफिस में आने से पहले जरूरत नहीं थी मुझे इतनी क्विक रिस्पॉन्सेज देने की, पर जब मैंने देखा कि रोज के 50 डिफरेंट एसएमएस ईमेल्स आ रहे हैं एंड दे ऑल नीड अ क्विक रेजोल्यूशन, अगर मैं उस काम को छोड़ दूं तो वो बढ़ता जाता है। तो देन आई सॉर्ट ऑफ मैंने अपने आप को पुश किया फास्ट टाइपिंग के लिए, फास्ट ईमेलिंग करने के लिए, और अपने स्टाफ को भी पुश किया कि आंसर्स आपको तुरंत देने हैं, आप फोन उठाइए और डॉक्टर को जवाब दीजिए जिसने जो पूछा है। तो वो आदत जो मेरी उस समय बनी वो रैपिडली बनी और वो हमेशा मेंटेन रही। एंड आई थिंक कि ऑफिस में बैठकर मेरी ये जिम्मेदारी थी आईपी सेक्रेटरी जनरल की कि जो ऑफिस के बारे में, आईपी के बारे में जो पूछना चाह रहे हैं, आई एम ड्यूटी बाउंड टू आंसर देम। तो मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा था, और वो मेरे लिए एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया कि अभी भी मेरी कैपेसिटी है कि मैं बहुत सारे बड़े
ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, एंड दैट हैज रिमेन्ड विद मी। तो क्विक रिस्पॉन्स वाली बात है वो अभी भी है। बहुत बार तो ऐसे होता है कि पहले आदमी अपना मैसेज लिख रहा है और मेरा जवाब तुरंत पहुंच जाता है। और तो मेरा मोबाइल का मैं बहुत यूज़ करता था, अपने लैपटॉप का बहुत यूज़ करता था, और आई एम हैप्पी अबाउट इट कि लोग अभी भी इस बात को, जो मेंबर्स है, याद करते हैं। और एक बात ऐसी है कि मैं ऑफिस से निकल जाने के बाद 2013 के बाद भी मुझे काफ़ी आईपी मेंबर्स के मैसेजेस आते थे आईपी के बारे में या क्वेरीज पूछने के बारे में। दे हैड नॉट रियलाइज्ड कि सेंट्रल ऑफिस में जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो चेंज हो गए, तो 6-7 साल बाद भी मुझे क्वेरीज आती थी, देन आई वुड रीडायरेक्ट देम टू द इनकम्बेंट सेक्रेटरी जनरल कि भैया ये आपके लिए है, आप सॉल्व करिए। तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि आप 5-6 साल तक एचएसजी रहे, लोग ये तो रहे। एक्स ऑफिशियो एचएसजी। आप फॉर्चुनेट थे कि आपके साथ दो बहुत अच्छे प्रेसिडेंट्स रहे और आपको साथ मिलके बहुत बड़े बड़े काम करने का मौका मिला। जी जी। पर एक बात है, द compatibility of the president and HSG is like that of a newly married couple. जी The good and bad part of this is that this relationship has an expiry date. So what जी, was your experience? सही बात है आपकी। तो मैंने 2 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया। डॉक्टर रोहित अग्रवाल, उनको तो मैं पहले से जानता था बिकॉज आईपी सेक्रेटरी मुंबई ब्रांच में जब मैं सेक्रेटरी था तभी वो प्रेसिडेंट थे और तब भी हमने बहुत अच्छे काम किए थे। और सेंट्रल ऑफिस में भी वो काफ़ी, उनकी पर्सनालिटी बहुत ड्रिवन है, उन्हें बहुत सारा काम करना होता है, बहुत फास्ट काम करना होता है, एंड ही इज़ अ गुड मैनेजर एंड अ गुड प्लानर। और मेरा काम होता था एग्जीक्यूट करना। हमारा एज डिफरेंस है करीब 9-10 साल का, तो वो हमारी जो थॉट प्रोसेस है थोड़ी अलग होती थी कभी कभी, और हम एग्जैक्टली बहुत क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे बिकॉज हम सोशल सर्कल में मिलना नहीं था, वो बहुत दूर रहते हैं मुझसे, तो कभी कभी मिलते थे। बट जहाँ तक आईपी की फंक्शनिंग का सवाल था, वी कोऑर्डिनेटेड एवरीथिंग वेरी वेल। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स की थी, मिनी कॉन्फ्रेंसेस की थी हमने 3-4, और वो सभी एज अ सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैंने ऑर्गेनाइज की थी, प्लानिंग उनकी थी, प्रोग्राम्स वो बनाते थे। कभी कभी हमारी डिस्कशन भी होती थी। मैं ऐसा नहीं हूँ, आई एम बेसिकली नॉट अ फॉलोअर कि कोई मुझसे कह रहा है तो मैं हर बात मान के कर दूंगा। अब आई हैव अ वॉइस, तो चाहे मैं छोटा हूँ या मेरी पोजीशन छोटी है, पर अगर मुझे कोई बात स्ट्रांगली फील होती है तो मैं ज़रूर कह देता था। डॉक्टर रोहित अग्रवाल के साथ भी डिस्कशंस होती थी, एंड वी यूज्ड टू सॉर्ट इट आउट क्वाइट नाइसली। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड आई हैव वेरी गुड मेमोरीज ऑफ दैट टाइम। अब उनसे इतना मिलना नहीं हो पाता है बिकॉज मैं बहुत प्रोग्राम अटेंड नहीं करता, वो बहुत दूर रहते हैं, बट वी हैव गुड रिगार्ड फॉर ईच अदर, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। डॉक्टर बंसल को मैं कम जानता था बिकॉज वो मध्य प्रदेश में थे, मैं मुंबई में था, हम सिर्फ ईबी मीटिंग में कभी मिले थे। तो मतलब उनका वर्क स्टाइल, उनके वर्क एथिक्स से मैं बहुत वाकिफ नहीं था, बट ही वॉज अ सरप्राइज पैकेट। पहली बात तो हमारा जुड़ाव हिंदी भाषा को लेकर हुआ। आई एम ड्रॉन टू पीपल हु स्पीक गुड हिंदी, बिकॉज मुंबई में जो हिंदी बोली जाती है वो बहुत समय सुनने लायक भी नहीं होती, मेरी भी काफ़ी बिगड़ गई है रहकर। तो हम हिंदी में ही बात करते थे मोस्टली, और मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा सिंसियरली कमिटेड हैं आईपी के कॉजेज़ के लिए, और इनका जो आउटलुक है वो कमर्शियल बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें फार्मा से मिलकर के स्पॉन्सरशिप लेके बड़ी कॉन्फ्रेंस करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज मोर टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। उन्होंने जो प्रोग्राम्स बनाए भी, और उन्होंने प्रोग्राम प्रेसिडेंटशिप ऑफिस लेने के बाद ही जब प्रेसिडेंट इलेक्ट थे तभी से उन्होंने काम शुरू कर दिया था। ही यूज्ड टू ऑलवेज टेक मी अलोंग, चाहे दिल्ली जा रहे हैं, चाहे पास्ट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी से मिलने जा रहे हैं और पर्सनैलिटी से, आई वॉज ऑलवेज विथ हिम, planning, advising, listening to him, and we had a excellent working relationship. हमने EB meetings की, conference की, पेडिकॉन, and मुझे ऐसा लगा कि ये हर चीज़ को आसानी से accept करके नहीं चलते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही है तो वो उसको ज़रूर अपनी एडवाइस देकर सुधारने की कोशिश हमेशा करते थे, and which I liked very much. हमारी भी बहुत डिस्कशंस होती थी ऑफिस में, फोन पर डिस्कशंस होती थी, कॉन्फ्रेंस कॉल्स में होती थी, क्योंकि मैं बात मानता नहीं था जल्दी से, और कभी कभी जोर से झगड़ा भी हो जाता था। बट द एंड ऑफ द डे अब ऐसा है कि ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू
people that I have remained in touch with, और जिनके साथ मुझे बनना नहीं पड़ता है, जो मैं हूँ मैं वही रहकर उनके साथ बात करता हूँ, एंड ही इज द सेम विथ मी, एंड आई रियली चेरिश दैट रिलेशनशिप विथ हिम। जो तो उनके दोनों टच में है वो प्रेसिडेंट्स, आज भी टच में ही है। हाँ जी जो उनके बिल्कुल टच में है वो आज भी टच में है, क्योंकि दे आर बिल्कुल फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल। क्योंकि वो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए। बिल्कुल। और वो एक मतलब वो हमारी घनिष्ठता ऐसी है कि ऐसा नहीं कि रोज हम बात कर रहे हैं, बट एक्सचेंजेस कभी ना कभी हो जाते हैं। कोविड के टाइम में उन्होंने मुझे फोन किया, शैलेश तुम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो लाइफ का, सबने बंद करके रखा है, तुम क्यों बैठे हो, घर में बैठो, सब कम हो जाएगा, तब करो। बट आई डिड नॉट टेक एनी सिंगल डेज वेकेशन। कोविड में मैं दोनों हॉस्पिटल्स में अपने जाता था, और उनकी ये जो केयरिंग थी, उनका जो कंसर्न था, दैट वाज रियली टचिंग। तो अच्छे अच्छे लोग और भी मिले हैं, मैं बाद में आपको बताऊं। नहीं, बहुत अच्छे शैलेश लोग जी, हैं। कोई कोई भी संगठन हो, उसका इतिहास उसके एचएसजी के काम को तो दर्ज करता ही है अच्छे से। जी। आप खुद अपने अपने कार्यकाल का मूल्यांकन कैसे करते हैं? डॉक्टर बांगा जी, मैं जनरली थोड़ा सेल्फ क्रिटिकल रहता हूँ, मुझे थोड़ा परफेक्शन हर चीज़ में लाने की आदत है, इसलिए मैं अपने आप को कभी 80% से ज़्यादा मार्क्स नहीं देता हूँ। लेकिन आईएपी सेक्रेटरी जनरल के काम के लिए मैं अपने आप को 95% मार्क्स देना चाहूँगा। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाट आई कुड डू। और जो छोटी छोटी चीज़ें शुरुआत में मुझे समझ नहीं आती थी, कुछ रह गया, कुछ मीटिंग में कुछ रह गया, वो मुझे अभी भी याद है कौन से इंस्टेंस में मैं नहीं कर पाया था। बट आई रियली गेव माई सेल्फ टू इट, नॉट फॉर एनी अल्टीरियर मोटिव, बट सिंपली दैट आई हैड बिगन टू एंजॉय द एडमिनिस्ट्रेशन सो मच। मुझे वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना, उनके मिनट्स बनाना, ईबी के मिनट्स बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था कि मैं उस पर इतना टाइम देता था कि मैंने एक काम कितनी परफेक्शन से काम किया है। आपको एक बताता हूँ कि हमारे ईबी के मिनट्स जो बनते थे, वो उनकी क्रॉस चेकिंग होती थी आईजेपीपी के एडिटर डॉक्टर नितिन चलियन से। तो हम उनको भेजते थे और वो बता दिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन रॉन्ग है, कुछ है। बट मेरे ईबी मिनट्स में वो रेयरली कोई फॉल्ट निकालते थे, और फिर वो बोलते थे मुझे कुछ मिला ही नहीं इसमें चेंज करने जैसा, इट्स ऑल परफेक्ट। तो आई एम हैप्पी कि मैंने वो अपना बहुत सारा दिया आईपी ऑफिस को। बहुत लोगों का ये मानना होता है, और मेरे सीनियर्स मुंबई में भी कहा कि अगर आपको प्रेसिडेंट नहीं बनना है, इच्छा नहीं है या नहीं बनना है, तो इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना बिल्कुल अलग था कि मैं, मेरी जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करंट पोजीशन है, पहले उसको तो अच्छी तरह निभा लें, बाद का बाद में देखा जाएगा। सो आई गिव माई बेस्ट, एंड आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब। बाकी लोग अभी भी याद करते हैं, कुछ लोगों को नापसंद भी होगा काम जिनके मैंने फेवर्स नहीं किए, व्हाटएवर बेसिक। तो मैं समझता हूँ कि मुझे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सब अपने ओपिनियंस अपनी पर्सनालिटीज के हिसाब से देते हैं। जो अच्छे लोग हैं उन्होंने मेरे बारे में अच्छा कहा, जो जिन्होंने कम अच्छा कहा वो शायद वाकई कहीं मुझ में गलती मिली होगी, या वो ना कहना चाहते हैं, जो भी है। बट मेरा मूल्यांकन ऐसा है कि आई डिड अ गुड जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बस बेसिक बात यह है कि गलतियां हो सकती हैं, गलती वही करेगा जो काम करेगा, जो जी काम नहीं करेगा उसकी गलतियां भी नहीं होंगी। पर जी इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए, अच्छे उद्देश्य के लिए आदमी मेहनत करता है, जी उतना उतने में पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं। जी जी। और आपको तो डिस्टिंक्शन मिला था। अ, आपको प्रेसिडेंट नहीं बनना था, लेकिन फिर भी कुछ कुर्सी में कुछ होता है क्या कि फिर कभी आपके मन में ये विचार जागा कि मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ूं? उसके क्या खट्टे मीठे अनुभव हैं? उसकी एक छोटी सी कहानी है कि मैं जब आईपी ऑफिस में था एज ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी प्रेसिडेंट बनना चाहूँगा, और मैंने ये ख्वाहिश कभी भी अपने किसी मुंबई फ्रेंड को जाहिर नहीं की थी, ना ही आउटसाइड मुंबई। और मुझे ये अनएथिकल लगता था कि मैं सेंट्रल ऑफिस में बैठकर, जब सब मुझे जान रहे हैं, तब मैं ये उस बात का एडवांटेज लूं और बोलूं कि मैं कल प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। तो मैंने किसी से कहा ही नहीं। और 2013 में एंड दिसंबर में मेरी पोस्ट खत्म हुई,
तो नेक्स्ट टीबी मीटिंग जो पेडिकॉन में उन्होंने तो जो नए प्रेसिडेंट और नए सेक्रेटरी बने उन्होंने कहा शैलेश आप फिर भी हमारे साथ फर्स्ट टीबी में बैठ जाइए बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, क्वेश्चंस आएंगे तो आप आंसर करिए। तो मैं उसमें बैठा था। बट मैं उसके बाद अपनी प्रैक्टिस में मशगूल हो गया। मैंने सोचा ही नहीं था इलेक्शन लड़ने का। तो मिड जून में मुझे फ़ोन कॉल आया था एक फ्रेंड का दिल्ली से कि नेक्स्ट ईयर मैं इलेक्शन में पार्ट लेना चाहूँगा और अगर तुम सोच रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन नहीं करना चाहूँगा बिकॉज वो मेरे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स थे, तो व्हाई डोंट यू ट्राई इन दिस ईयर। तो सडनली वो एक आउट ऑफ द ब्लू बोल्ट जैसा मुझे मिला। मैंने किससे कुछ पूछा नहीं, मुंबई में एक फ्रेंड से सिर्फ बात की कि ऐसा मुझे सजेशन आए तो मैं क्या कर लूँ। एंड दिस पर्सन वाज नॉट इवन इम्पोर्टेंट पर्सन इन आईपी, ही वाज जस्ट अ क्लोज इमोशनल पर्सनल फ्रेंड। और फिर मैंने घर में बात की, मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। इन माई फैमिली नोबडी वाज वेरी कीन कि मैं जाऊँ बिकॉज दे हैड सीन द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क आई हैड पुट इन। उन्होंने देखा था कि मैंने अपनी कितनी प्रैक्टिस गंवाई, कितना फैमिली टाइम गंवाया, कितनी नींदें गंवाई। तो बहुत खुश नहीं थे लोग करने। फिर भी मैंने ट्राई किया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। सबके नॉमिनेशन तो पहले से फाइल हो गए थे, मेरा लास्ट में हुआ था और मेरे पास इलेक्शनियरिंग के लिए कुछ समय बचा नहीं था। वैसे भी मुझे लोगों से मिलकर ये कहना कि भाई मैं खड़ा हो रहा हूँ या आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट बात थी। जैसे टुटेजा प्राजी ने कहा कि मांगना पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी मांगना या फेवर्स देना पसंद नहीं है, जबकि ये इसीलिए तो काम बाद में ऐसा ही ईबी है में कि नहीं आया। जब तक आप मांगे नहीं आपको कोई वोट देगा नहीं। पर मैंने इसीलिए तो मैं इसीलिए तो तो मैं वापस ईबी नहीं बना। आप तो आप तो ईबी से ऊपर, आप सब प्रेसिडेंट से भी ऊपर बैठे हो। मैं तो मैंने क्या किया था कि सिर्फ 2 जगहों में गया था। मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं, प्लानिंग नहीं की। मैं सिर्फ दिल्ली में गया 2 दिन के लिए और केरला में गया था 3 दिन। और मुझे एक्चुअली पता नहीं था किनसे मिलना है। मैं वो कैब ले लेता था जो रास्ते में मिल गया। तो मेरे ख्याल से 20 लोग दिल्ली में मिले होंगे मुझे और 20 लोग केरला में। और मुंबई में मैं मेडिकल कॉलेजेस में गया था और नवी मुंबई में एक बार। दैट वाज ऑल ऑफ द पर्सनल कैंपेनिंग दैट आई डिड। और जब मैं मिल कर के अपने होटल रूम में वापस आता था, आई वुड सिट एंड फील सो डिमीन्ड कि ये मैं क्या करने निकला था, क्या करके आया हूँ। मैं किसी के ऑफिस में बैठ के बोला मैं नॉमिनेशन फाइल किया, मेरा सपोर्ट। आई एब्सोल्युटली हेटेड माई सेल्फ इन दैट मोमेंट। मुझे वो पसंद नहीं था करना। फिर मैंने क्या किया कि मैं एजुकेशनल कैंपेनिंग करता हूँ। तो मैंने एडोलेसेंस इंडिया और पर्सनल ईमेल आईडीज पे अपना जो जो प्रेजेंटेशंस बनाई थी इतने सालों की, मैं रोज की एक प्रेजेंटेशन सबको भेजने लगा कि लेट देम सी मी एज एन एकेडमिशियन नॉट एज अ पॉलिटिशियन। फिर कोई सपोर्ट करते हैं तो करें, अदरवाइज। पर जब कोई रेस में आता है तो उम्मीद तो होती है जीतने की, सब इसीलिए आते हैं। एनीवे मैंने किया उतना। बट क्या होता है कि इलेक्शन में सबकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो उम्मीदवार है वो हमसे मिले, हमसे बार बार 5 बार फ़ोन करें और झुकें और प्रॉमिसेस करें और क्या क्या होता है मुझे पता नहीं है। बट मैं वो सब नहीं कर पाया। मैं आईपी ऑफिस में रहकर नहीं कर पाया था, बाहर भी नहीं कर पाया। फिर भी मुझे काफ़ी वोट्स मिले थे। आई थिंक जस्ट बिकॉज दोस हू लाइक्ड एंड अप्रिशिएट माय वर्क, उसके हिसाब से मिले थे। तो डिसअपॉइंटमेंट मुझे हुई थी इस बात से नहीं कि मैं नहीं जीता। डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि हमारा जो इलेक्शन सिलेक्शन का क्राइटेरिया है शायद वो थोड़ा फॉल्टी है कि जो ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुका है और वो आगे भी आईएपी को अपनी सर्विसेज दे के इम्प्रूव कर सकता है, उनको चुनने के बदले आप उनको चुनते हैं जो हार्ड वर्क नहीं किया है जिन्होंने, और जिन्होंने सिर्फ कैंपेनिंग में अपनी एनर्जी और एफर्ट्स लगाए हैं। तो मेंबर्स को फिर ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर आपको फिर वही प्रोडक्ट मिलेगा जो आपने चूज किया है, फिर वही रिजल्ट्स मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जैसा कि आपने चूज किया है। तो सब अच्छा काम करके जाते हैं, बट जिनको जो ऑलरेडी कर चुके हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं वो शायद उससे बेहतर कर पाते। ये बात मेंबर्स को समझना चाहिए था उस समय, अभी भी समझना चाहिए। पर इलेक्शन का मामला चाहे आईएपी में हो चाहे पॉलिटिक्स में हो, मेरे ख्याल से ऐसा ही चलता है। जो मेंबर बोएंगे जैसा बोएंगे वैसे ही पाएंगे, वैसे ही फल पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसे ही फल बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। यही आपकी कुछ इस बोलना बात है। से बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं। और एज ए कॉमन पीडियाट्रिशियन एट द ग्रास रूट्स हमें देख के लगता है कि जो कुछ चल रहा है ये तो ठीक नहीं है।
अब ये ठीक कैसे होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि इतनी एनर्जी और इतना पैसा आप इलेक्शन से पहले ही खर्च कर लिया जाता है, कि मुझे लगता है कि जब तक वो आदमी जीत के ऑफिस तक पहुंचता है तो उसकी पूरी एनर्जी तो खत्म चुक हो चुकी चुकी है, होती है। व्हाट्सएप खत्म। यूनिवर्सिटी भरी पूरा पड़ी है पूरी। उत्साह खत्म हो चुका होता है। और शायद ऐसा भी होता है कि उनका जो मकसद है प्रेसिडेंट बनने का, उस हाँ चेयर पे बैठने का, वो एक बार पूरा हो जाता है और एक हाँ साल बाद तो उतरना ही है, तो फिर ठीक है जैसा चल रहा हाँ है चलने दें, हमें अब मेहनत क्यों करनी है। हाँ हाँ तो शायद ये हो, मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाह रहा हूँ, बट सब जानते हैं कि ऐसा ही होता है। हाँ बहुत लोग हाँ। सिर्फ इनॉग्रेशंस करने के लिए या कहीं लेक्चर पाने के लिए भी, तो आई थिंक दैट इज मे बी अ सॉर्ट ऑफ डिससर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज बिल्कुल ऑल सेल्फ आई थिंक अप्राइजल विद रादर देन द वर्किंग फॉर द एसोसिएशन। जी, विद एवरी प्रेसिडेंट आई थिंक आईएपी का जो स्टैचर है वो बढ़ना चाहिए। और बिल्कुल। स्टैचर बढ़ने से मतलब ये होता है कि आपको नेबरिंग ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट और एनजीओज कितना रिस्पेक्ट और रिकग्निशन देते हैं, वो हाँ एक मेजर होता है। आपके बिल्कुल। मेंबर्स तो आपको पहचानेंगे और जानेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, बट बाहर की दुनिया आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से क्या उम्मीदें रखती है, क्या एक्सपेक्टेशन रखती है, और आप अपने देश के बच्चों के लिए कितना कर पाते हो, वो मेजर ऑफ सक्सेस है। एंड दैट शुड एलिवेट विद एवरी प्रेसिडेंट, बट आई एम नॉट श्योर इफ दैट हैज हैपेंड, हाँ बट दैट एग्जैक्टली। शुड बी द वे। ऐसा मैं है कि यही संस्था आपसे संस्था यही जी, आपसे अगर आगे पूछना बढ़ती चाहता है था कि तो सदस्य भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल संस्था बिल्कुल, को अगर नीचे करेंगे आप तो सदस्यों को कहीं मान नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। आपको क्या लगता है ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे आईएपी की सूरत बदले, क्षमता बढ़े, और इतना बड़ा संगठन जो हमारा है दुनिया में, पीडियाट्रिशियंस का दूसरा, या बल्कि शायद समझे एब्सोल्यूट टर्म्स में तो पहला, एएपी से भी ज्यादा जिसमें हमारे देश के सदस्य हैं, नंबर्स के हिसाब तो से नंबर्स के हिसाब से, तो क्या हमारा संगठन सिर्फ एक एकेडमिक बॉडी है, या ये बहुत कुछ और भी कर सकता है? डॉक्टर बांगा जी, मेरे मन में तीन बातें आ रही हैं ऑन द स्पॉट जिससे कि आईएपी की फंक्शनिंग इंप्रूव हो सकती है। एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो मेंबर हैं वो अपने लीडर को कैसे चुनते हैं, उनका क्या क्राइटेरियन है, वो उन्हें बदलना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी जो रीजनल डिविजन्स हैं, जिनके बीच में बहुत कड़वाहट हो जाती है, स्पेशली हम्म इलेक्शन के टाइम में हम्म बहुत ज्यादा कड़वाहट हो जाती है, एक दूसरे के हम्म बारे में बहुत बहुत गिरी हुई बातें भी करते हैं। तो हाँ पहले दिल्ली और मुंबई का चलता था, फिर साउथ का, नॉर्थ का, ये जब अगर हम अपनी 5 डिविजन्स आपस में झगड़ रहे हैं तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुए? हाँ When you say it's an all India organization, then you हम्म must respect people from other regions also. मुंबई वालों को दिल्ली वालों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दिल्ली वालों को साउथ वाले की भी करनी चाहिए, सेंट्रल वालों को भी, मुंबई की, नवी मुंबई जो भी हैं। तो अगर हम सब मिलकर चलेंगे तो ही हम एक आवाज बन पाएंगे। तो ये जो कटुता है, जो बिटरनेस है ऑर्गेनाइज, ये मैं समझता हूँ ये खत्म होनी चाहिए। और ये वो तब खत्म होगी जब एक रीजन के लोग सिर्फ अपने रीजन वालों को ही अपना नहीं मानेंगे हाँ कि भाई ये हमें मुंबई वाले को जिताना है या हमको दिल्ली वाले को जिताना है, उसके पे हाँ आपको अच्छे कैंडिडेट को जिताना है, हाँ ना कि अपने भाई को जिताना है। हाँ हाँ ये बात होनी चाहिए। तो हाँ तीसरी बात जो है, आई थिंक हमारी ऑर्गेनाइजेशन पीडियाट्रिशियंस से बनी हुई है, लेकिन हमारा मकसद पीडियाट्रिशियंस की सेवा करना नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद देश के बच्चों की सेवा करना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल राइट, हमारा बिल्कुल मकसद राइट। पीडियाट्रिशियंस को कॉन्फ्रेंस में बुलाकर 5 दिन अच्छा खाना खिलाना, घुमाना और एंटरटेनमेंट करना नहीं होना चाहिए। हर पीडियाट्रिशियन इतना सक्षम है कि वो ये एंटरटेनमेंट और खाना अपने घर में बैठकर बड़े अच्छे से कर सकते हैं। हम्म, कॉन्फ्रेंस में आप सीखने आइए, जो नई चीजें हो रही हैं वो सीखने आइए, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और जिससे कि आप जाकर के फील्ड में बच्चों का कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, वो दे शुड बी दे शुड बी एलिवेटेड टू सच अ लेवल दैट द गवर्नमेंट एंड एनजीओज वांट दोज फ्रॉम अस, कि हम बच्चों के लिए क्या करें, आईएपी के एक्सपर्ट्स हमें बताएं। वी आर द बिल्कुल। एक्सपर्ट्स, द हाँ गवर्नमेंट बॉडीज आर नॉट द एक्सपर्ट्स। हम्म। तो
तो हम अपने आप को एकेडमिकली इतना एलिवेट करें कि वो हमसे जुड़े, ना कि हम उनके पीछे भागे, हाँ तब हम ऑर्गेनाइजेशन को एक रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। हाँ फिलहाल हम एकेडमिक बातों के लिए हैं, मोस्टली हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गए हैं। हमारी हाँ सारा फोकस वो आईआईपी के इलेक्शन में और एक पेडिकॉन में लगता है। हाँ बाकी साल जो हमें एकेडमिक्स करने चाहिए वो इतना नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। तो आई थिंक एक थर्ड इम्प्रूवमेंट ये है कि जो भी प्रेसिडेंट्स आते हैं, जो भी ऑफिस बेयरर्स, ब्रांचेस के प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज हैं, उन्हें अपने मेंबर्स को एकेडमिकली इंप्रूव करना चाहिए और गवर्नमेंट और एनजीओ से इस तरह से जुड़ना चाहिए कि वी बिकम देयर एडवाइजर्स। हाँ हाँ। और वेरी गुड, आईएपी, सेंट्रल बहुत आईएपी को लेक्चर्स और वेबिनार्स में न लग के उन्हें पॉलिसी मेकिंग और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में काम करना चाहिए। ये वेबिनार सेमिनार्स तो ब्रांच लेवल पे या चैप्टर लेवल पे सफिशिएंट हो जाते हैं, मेडिकल बिल्कुल कॉलेज में हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज, एक एक पॉइंट और मुझे लगता है कि क्या आईएपी को एज अ ट्रेड यूनियन कभी जरूरत पड़ने पर जी। एक होकर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए? अ, कभी, हमेशा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हों तो कभी एक आवाज में बोलना चाहिए। एक आवाज में बोलना चाहिए, वो सही है, बट मे बी नॉट एज अ ट्रेड यूनियन, एज वन एकेडमिक बॉडी। तो यस, हमारी जो हमारा जो सोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो चाइल्ड केयर है। हमें वो नहीं भूलना चाहिए। तो हमें ना ही तो एक फाइनेंशियल बॉडी बनना चाहिए, ना ही एक पॉलिटिकल बॉडी बनना चाहिए। हाँ हमें एक एकेडमिक बॉडी रहना चाहिए जिसे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जिसे हाँ कभी कभी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, और हाँ हमें वो प्योरिटी ले आनी चाहिए फिर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हाँ ही हमारा जो हमारा मर्म जो है, हमारा सोल, वो डेवलप होगा, वो ऊपर उभरेगा, एंड दैट हाँ विल बी गुड फॉर एवरीबॉडी, especially for the children of our country. So we हाँ should not be looking at fighting with other organizations या यूनियन बनाए, झगड़ा करें। आई डोंट थिंक हमें कोई अटैक कर रहा है, बट हमें अपनी जो सोल है उसे उभारना चाहिए, जो कहीं परतों के बीच दब गई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। हाँ तो उसे निकालने के लिए जो जो आईएपी में जो कैसे करेंगे, स्पिरिचुअली अवोकन लोग हैं, जो जो आम थॉट प्रोसेस से थोड़ा उठकर समझते हैं या बोलते हैं, उन लोगों की जरूरत है। और आपने सबको ये समझना चाहिए कि हमारी बीच में ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के लिए है, देश के बच्चों के लिए। हम ये जब समझ जाएंगे तब हम उस तरफ काम करने लगेंगे, एंड वी विल इम्प्रूव एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने आपने बीच में फाइनेंशियल वर्ड जो डाला, उस रेफरेंस में ये पूछना चाहता हूँ कि आईएपी के पास मैं समझता हूँ कई करोड़ों के फंड्स होंगे जी और वो उसमें हम ऐड करते जा रहे हैं। अच्छी बात है, जी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसे के नहीं चल सकता। जी। लेकिन ये जो हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये किस दिन के लिए हम ये पैसा इकट्ठा करके इसका भविष्य में और एफडीज और इन्वेस्टमेंट्स वो सब का आखिर करने वाले क्या हैं? मेरे ख्याल से एक तो हमने वो किया कि वो नया बड़ा ऑफिस नवी मुंबई में लिया। मैंने अभी तक विजिट नहीं किया है, हाँ बट वो इसलिए हो पाया था कि मेरे टेन्योर में मैंने बहुत सारे बिखरे हुए फंड्स को जोड़ा था, हाँ और उन्होंने इट एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट इन आईपीओ, जिस वजह से वो ऑफिस ले सके थे। बट आई थिंक अगर हमें और कुछ प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, तो जो डिपॉजिट से इंटरेस्ट आता है, हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये पैसे को लगाना चाहिए, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए। चाहे हम जैसे अभी कुछ अनीमिया पे चल रहा है वो करें, या कोविड के लिए, या कैंसर के लिए, चाइल्ड पीडियाट्रिक मैलिग्नेंसीज, इन सब के लिए दें, और उसमें कुछ एजुकेशन के लिए यूज करें और कुछ चैरिटी के लिए भी यूज करें। सो देर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। हम पेडिकॉन से इतना पैसा ला रहे हैं, सेंट्रल ऑफिस को आता है, ब्रांचेस को आता है। इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर चिल्ड्रन, फॉर एजुकेशन एज वेल एज फॉर अदर पर्पसेस। चाहे आप किसी के इलाज के लिए ही, गरीब बच्चे के इलाज के लिए थोड़ा सा मदद करते हैं पेरेंट को, आई थिंक वी शुड डू दैट। बिकॉज वो फंड जमा करके बोलना कि हम एक बहुत अमीर ऑर्गेनाइजेशन है, आई कैरी आई नो डोंट मेरी, नो उसमें
क्या बड़प्पन है। हाँ, हमें अमीर अमीर ऑर्गेनाइजेशन होने का क्या लाभ है और क्या बड़प्पन है। बिल्कुल। आ, अब इसी से एक दूसरा सवाल भी उठता है कि कुछ लोग, कहा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं कि आईएपी में कुर्सी इसलिए चाहते हैं कि आईएपी के पास पैसा है। माने पैसे के साथ अच्छाइयाँ हैं तो पैसे के साथ बुराइयां भी हैं। और अब पर्सनल अपलिफ्टमेंट के लिए। और लगता भी है कि एक सीढ़ी है जिसमें इस पायदान तक आके इसके ऊपर दूसरे पायदान है, वहां जाने का रास्ता खुलता है। जी। तो आप मानते जहाँ हैं इस तक बात को? पर्सनल अपलिफ्टमेंट की बात है, वो एक इंडिविजुअल एम्बिशन होता है कि मैं वहाँ पहुँचूँ, और वहाँ कुछ लोग काम करने के हेतु ऊपर आते हैं कि मुझे ये काम करना है और ये एक मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा। और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि मेरे नाम के आगे इमीडिएट वाइस प्रेसिडेंट जुड़ जाए और जहाँ मैं जाऊँ मुझे रिस्पेक्ट मिले और रिगार्ड मिले। तो और फिर उसके बाद जैसे आपने कहा, आईपी के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी मेंबर्स बनते हैं लोग। जब तक आपका काम आईएपी को फायदा दे रहा है, मैं ऊपर चढ़ने में कोई बुराई नहीं देखता। अगर आप आईएपी को एक स्टेपिंग स्टोन यूज करके अपने लिए नाम या अप्रिसिएशन हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो एक सेल्फिश एटीट्यूड है, एंड दैट शुड बी डिस्करेज्ड। मनी का आपने कहा, लोग आते हैं क्योंकि मनी है, मैं उस बात में से सहमत नहीं हूँ। जो आईएपी का ऑफिस है, वो पैसा है वो आईएपी के पास ही रहता है, वो कोई प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी अपने लिए यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये है कि पेडिकॉन्स में जो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, वो बहुत सारा स्पॉन्सरशिप का पैसा मिलता है, रजिस्ट्रेशन का, वो भी उसका अकाउंटिंग होता है, सेंट्रल ऑफिस को मिलता है, ब्रांच को मिलता है। तो मैंने मुझे कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी ने कोई पैसा यूज किया अपने लिए, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, एंड इट्स नॉट गुड टू कमेंट। बट अगर कोई कर रहा है या कर रहे हैं, तो वो इट कैन नॉट हैपन विदाउट द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द एंटायर टीम, बिकॉज हर एक चीज का रिकॉर्ड होता है। अब उसके बाहर जाकर अगर बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप आउट ऑफ द बॉडी आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं और उनसे फायदा लेते हैं, उसके ऊपर रोक नहीं लग सकती, हम कमेंट भी नहीं कर सकते। बट आई थिंक लोगों को वो करना नहीं चाहिए। और मैंने देखा नहीं कोई इंस्टेंस कि किसी ने इस तरह से किया हो, तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। बट हाँ, एम्बिशन के लिए लोग आते हैं। अगर वो आईपी के लिए भी कुछ करके जाते हैं, नथिंग रॉन्ग विद इट, बस अगर सिर्फ अपने लिए करके जाते हैं तो वो थोड़ा सा गलत है। मैं कुछ आपसे रैपिड फायर राउंड करूंगा, जी। और जिसमें आप सिर्फ हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं या बहुत शॉर्ट में दे सकते हैं। जी। ये बताइए कि अगर एचएसजी की जगह एक सीईओ अपॉइंट कर दिया जाए, एक एमबीए, तो क्या आईपी का ऑफिस नहीं चलाया जा सकता? आईपी का ऑफिस चलेगा डॉक्टर बांगा जी, पर वो जैसे मैंने कहा कि जो आईपी की सोल है वो बच्चों चाइल्ड केयर है। तो सीईओ जो मैनेजमेंट करके आया है, जो पीडियाट्रिशियन नहीं है, जो समझता नहीं है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतें क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो वो उसे एक फाइनेंशियल बॉडी की तरह चलाएगा। वो जैसा कि आईपी को चलना चाहिए वैसा नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक मे बी सीईओ इज प्रॉबेबली, फिलहाल तो मे नॉट बी सच अ गुड आइडिया। जो पीडियाट्रिशियन है, जो समझते हैं प्रोग्राम्स क्या होने चाहिए, उन्हीं को चलाना चाहिए ऑफिस। एक चीज जो मैं सबसे पूछता हूँ, जो भी ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल बनता है, कि ऑनरेरी प्रीफिक्स सिर्फ उनके साथ ही क्यों लगाया जाता है? ऑनर प्रेसिडेंट भी ऑनरेरी होता है, ट्रेजरर भी ऑनरेरी होता है। ऑनररी डॉक्टर बांगा जी सिर्फ आईएपी में नहीं, पर हर जगह जहां पर भी सेक्रेटरी है विदाउट पेमेंट काम करते हैं, मैनेज करते हैं, वो ऑनररी प्रीफिक्स टाइटल लगाया जाता है। इट्स अ वे ऑफ रिकग्नाइजिंग देयर सेल्फलेस वर्क। मैंने ये डेफिनेशन पढ़ा था गूगल पर। तो बाकी जो है, जिनको कुछ एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं अपने एफर्ट्स के लिए, जैसे प्रेसिडेंट को मिलता है, वो उनके जो जो भी काम आईपी के लिए करते हैं, उनकी स्टेशनरी के लिए, उनके इंटरनेट के लिए या ट्रैवल के लिए मिलता है, इट इज़ नॉट रियली अ काइंड ऑफ पेमेंट। पर अभी तो मुझे तो कोई पेमेंट नहीं मिलता था आईपी ऑफिस से, एक्सेप्ट दैट कि जो मैं ट्रैवल करता था
ऑफिस से तो कैब फेयर वो मैं ज़रूर ले लेता था वहाँ से, और अपना जो इंटरनेट यूज़ करता था डोंगल, उसका बिल वो भर देते थे। बट आई बिलीव अभी सभी को थोड़ा मिलता है, एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बिकॉज जब कोई इतनी मेहनत कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है और अपनी अपनी पर्सनल इनकम गंवा रहा है, तो ये एक बहुत छोटा सा उसके बदले में एक कॉम्पेंसेशन है। इट्स मोर लाइक अ रिकग्निशन रादर देन एनी काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन। या और ये तो जो ऑनररी है, इट इज ऑनररी, इट इज नॉट ऑनरेबल। बहुत लोग ऑनरेबल समझ लेते हैं। ऑनरेबल वो सभी का काम है, सिर्फ सेक्रेटरी का नहीं है, बट ऑनररी सेक्रेटरी और ट्रेजरर के लिए यूज किया जाता है। सभी ऑनरेबल हैं डेफिनेटली। बस जी हाँ, वो नाम के साथ जोड़ के ज्यादा अच्छी पोजीशन दिखाई दे से एक स्टार और एक्स्ट्रा लगा हुआ हो। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट के लिए 1 साल का टेन्योर बहुत छोटा नहीं है, और एचएसजी के लिए 2 साल का टेन्योर भी, जब तक आप आते हैं ऑफिस को समझते हैं जी, कुछ काम हाथ में लेते हैं, तब तक टेन्योर खत्म होने को आ जाता है। आपकी बात सही है। 1 साल में प्रेसिडेंट का तो क्या होता है कि वो मिड मिड ईयर तक तो वो अपना एक्शन प्लान बनाने में ही उनका टाइम निकल जाता है। हाँ। उनका एक्चुअल प्लान चल अगस्त से स्टार्ट होने लगते हैं, वो नेक्स्ट ईयर में स्पिल हो जाते हैं। बहुत सभी प्रेसिडेंट्स का ऐसा होता है। तो 1 साल बहुत कम होता है, वो कब खत्म हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। पर अगर हम प्रेसिडेंट्स की टेन्योर को 2 साल या 3 साल या बढ़ाएं, तो इतने सारे जो इच्छुक हैं प्रेसिडेंट बनने के और काम करने के, तो उनको मौका मिलेगा नहीं। तो प्रेसिडेंट जो बनते हैं उन्हें अपना काम एज प्रेसिडेंट इलेक्ट शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब व्हेन दे टेक ओवर फ्रॉम 1 जनवरी वो अपने एक्शन प्लान को लागू कर दें। तो हाँ। उसके लिए क्या होता है कि बहुत एफर्ट लगता है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सिंसियरिटी लगती है, सपोर्ट लगता है। तो वो आई थिंक जो भी प्रेसिडेंट बनते हैं उनको इस बात का ख्याल करके चलना चाहिए। जहाँ सेक्रेटरी का काम है, आई थिंक 2 साल में काफ़ी काम होता है, बट जिस तरह प्रेसिडेंट बनने के बहुत लोग इच्छुक हैं, उस तरह सेक्रेटरी बनने के लिए भी बहुत लोग इच्छुक हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर एक सेट ऑफ पीपल हो, एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, ट्रेजर 1 साल में, तो नेक्स्ट ईयर में एक दूसरा सेट आ जाए, 30 साल में तीसरा सेट आ जाए, काम तो ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो संभलता रहता है। तो और लोगों को भी मौका मिलेगा अपना हुनर दिखाने का और आईआईपी के काम को समझने का। जो काम करता है उसे ही समझ आता है कि ये कितना हार्ड वर्क है। तो मैं तो कहूँ कि सभी को 1 साल का दे दीजिए, ताकि और लोगों को मौका मिले काम करने का। कि जो सीरियसली काम करना चाहता है वो ज्वाइन करने से पहले अपने प्रोग्राम्स तैयार कर लेता है। जैसे मोदी जी ने आते ही पहले दिन से मीटिंग्स चालू करके अपने प्रोग्राम्स रोल आउट कर दिए। सही। लेकिन अभी मुश्किल है कि आदमी पहले तो चुनाव लड़ने में इतनी एनर्जी लगाता है कि वो जी आगे जी, की बात सोच ही नहीं पाता। सोच ही नहीं पाता। तो सही है आपका कहना कि पहले से तैयारी होना चाहिए। और डॉक्टर सीपी बंसल ने अपना काम अपना 2012 में टेन्योर चालू कर दिया था। स्टार्ट करने से पहले उन्होंने उतनी ही जोर से स्टार्ट कर दिया था। 2012 और में उन्हें चालू कर दिया था। जी, और मैंने उन्हें काफी सपोर्ट किया था, और काफी बड़ी बड़ी काम किए थे, ऐसे छोटे मोटे काम नहीं किए थे। हाँ। एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड टू सी हिज ज़ील। एक अच्छे अच्छे लीडर की, और जो जो करना चाहता है, ये उसका एग्जाम्पल है। बिल्कुल। जो कुर्सी चाहता है उसके लिए दूसरी दूसरे बातें हैं। अ, आपको लगता है आप इतने क्विक डिसीजंस लेते थे और इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करते थे। कुछ लोग डिसीजंस को डिले करते हैं, उनको कई बार लगता है कि कई प्रॉब्लम्स तो डिले करने से अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या पॉलिसी वो अच्छी थी या ये? मेरे ख्याल से जो भी सिचुएशन आती है आईएपी ऑफिस के सामने, कोई भी हो, आई थिंक उसे हेड ऑन टैकल करना ज़रूरी है। आंसर्स देना ज़रूरी है। हमेशा सही आंसर नहीं मिलता है। आप कोशिश तब तक करिए जब तक उस सिचुएशन को आप ना संभाल पाएं। आप डिले करते हैं तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। जब आंसर नहीं मिलता है तो लोग कुछ एजम्पशंस करके चलने लग पड़ते हैं। तो मेरी ये समझ है कि जो भी प्रॉब्लम आती है उसे डिले विदाउट एनी प्रोक्रेस्टिनेशन तुरंत सॉल्व करना चाहिए। एंड तो वो खत्म हो सकती है। गुड गुड गवर्नेंस तो यही है। जी आ, आपने इतने काम किए, इतने लोगों से वास्ता पड़ा, आप बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, कुछ की नहीं भी कर सके होंगे, जी कुछ की शिकायतें बरकरार रही होंगी।
जी। तो कुल मिला के आपको लाइफ में क्या लगता है कि आपको आपको हेल्प करने वाले, सपोर्ट करने वाले, एनकरेज करने वाले लोग ज्यादा मिले या टांग खींचने वाले लोग ज्यादा मिले? मेरे ख्याल से दोनों ही इक्वल मेजर में मिले। टांग खींचने वाले जो डिट्रैक्टर्स थे वो डिट्रैक्टर्स इसलिए थे कि ये अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाता है और हमारी बात नहीं सुनता है। वो नोन है, ये बात नहीं सुनता है शैलेश किसी की। पर मेरा यह था कि जब मेरा दिमाग अच्छा चलता है, आई कैन टेक गुड डिसीजंस एंड आई एम हार्ड वर्कर, देन let me fulfill my responsibilities of my position myself। जब आपकी जरूरत पड़ेगी एडवाइस की तो बिल्कुल आपसे ले लूंगा। सपोर्ट करने वाले काफी थे, अप्रिशिएट करने वाले भी काफी थे, मुंबई में भी और मुंबई के बाहर भी। और डिट्रैक्टर्स थोड़े से सभी के होते हैं, पर कुछ किसी ने वायलेंट डिट्रैक्टर्स नहीं थे कि किसी ने आउट एंड आउट आकर मेरा क्रिटिसिज्म किया हो। तो अ, पीछे से कुछ बोलते हैं तो वो सबके साथ होता है, सो आई एम नॉट टू वरीड अबाउट Do you believe that everything is fair in love, war, and elections? इट। वेल, आई थिंक ये जो भी स्टेटमेंट है बहुत पुराना है। उन्होंने बनाया होगा जो कि जीतते हैं लव और वॉर और इलेक्शन में। जो आदमी हारता है वो ये नहीं बोलता ऑल इज फेयर इन। तो ये जो राजा रानियों को उठाकर ले जाते थे और बोलते थे ऑल इज फेयर इन लव, और वॉर में भी जो गलत तरीके से या छुप कर छापा मार युद्ध करते थे ऑल इज फेयर इन वॉर। इलेक्शंस में भी जो वोट कलेक्शन, बैलो कलेक्शन, ऑल इज फेयर इन इलेक्शन। बट आई थिंक कि ऐसा करने से यू समटाइम्स हर्ट अ जेन्युइन कैंडिडेट हु वुड हैव बेनिफिटेड आईएपी। आप कभी कभी ऐसे कैंडिडेट्स ले आते हैं बिकॉज दोस्ती हो गई, कोऑर्डिनेशन हो गया, मिलना हो गया, बातें हो गई फोन पर के हमारा यहाँ से कलेक्शन वहाँ से। तो आप जीत तो गए, लेकिन आपने अपनी जीत में जो शायद ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको हरा दिया। तो वो हार आईएपी की हुई, उस कैंडिडेट की नहीं हुई। तो आई थिंक इलेक्शंस फेयर ही होने चाहिए। और मैं बताऊंगा कि जब मैं सेक्रेटरी था, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाला सिस्टम था वो उस समय बात स्टार्ट हुई थी, और उसी समय टेस्टिंग हुई थी। डॉक्टर बंसल और मैं थे साथ में, और उसके बाद वो लागू होना शुरू किया और टेस्टिंग हुई और फिर हमने चूज किया। तो आई वॉज वेरी सपोर्टिव एंड वेरी इंसिस्टेंट कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ जाना चाहिए। एंड आई थिंक कि इलेक्शन फेयर मैनर में ही होने चाहिए। लव में भी फेयरनेस होनी चाहिए, वॉर में भी फेयरनेस होनी चाहिए। कुछ पर्सनल क्वेश्चंस। जी मुझे याद है कि आप फिजिकल फिटनेस पर बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि मेंटल फिटनेस तभी हो सकती है जब फिजिकल फिटनेस हो, जी मेंटल जी शार्पनेस भी तभी हो सकती है। जी फिर आप गाते भी बहुत अच्छा थे। जी। तो ये चीजें एक एक इंसान को एक बेहतर इंसान बनाती हैं, एक ज्यादा सेंसिटिव इंसान बनाती हैं और मजबूत इंसान बनाती हैं। क्या बिल्कुल। ये चीजें अभी भी वक्त के साथ साथ बरकरार हैं? जी, मैं अभी भी वर्कआउट करता हूँ रोज। आफ्टरनून टाइम में मेरा जो नर्सिंग होम है उसमें एक कमरा मैंने अपना एक्सरसाइज रूम बना रखा है, वेट्स वगैरह। क्योंकि कोविड के समय जिम्स बंद हो गए थे तो मैं नहीं जा हाँ, पाता था। हाँ, तो आफ्टरनून में पेशेंट्स के बीच में 1 आवर एक पर्सनल ट्रेनर आते हैं और मुझे ट्रेनिंग करा जाते हैं, योगा भी करते हैं। तो वो मैंने स्टार्ट रखा है, आई थिंक 20 साल से मैं कर रहा हूँ। मेरा मकसद कोई मसल मैन बनने का नहीं है, बट यही कि मेरा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बना रहे, मेरा मस्कुलर हेल्थ बना रहे, मेरे जॉइंट्स ठीक रहे, उस हिसाब से कर रहा हूँ। एंड आई रियलाइज कि आपकी बॉडी ठीक रहती है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है, मेंटल भी फिजिकल भी। सो आई हैव कंटिन्यूड विद दैट। म्यूजिक का ऐसा है कि म्यूजिक मैं पूरी तरह से सीख नहीं पाया था बचपन से। स्कूल में गाता था और सारे प्राइजेस मिलते थे, वो एक नेचुरल टैलेंट की वजह से था, सीख नहीं पाया था समा। फिर अर्ली 30s में जब मेरी डॉटर छोटी थी, वो बहुत अच्छा गाती थी, तो हमने उनके लिए म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन की। तो वो बहुत छोटी थी, राग वगैरह पिकअप नहीं कर पाती, तो मैंने टीचर के साथ बैठकर सीखना शुरू किया और मैंने बहुत जल्दी वो राग वाग पिकअप कर लिए, 3 एग्जाम्स भी दे दिए। और बाद में फिर चौथे ईयर में नहीं दे पाया किसी वजह से, पर उसका बेनिफिट मुझे ऐसा मिला कि गाना गाना आसान हो गया।
और फिर मुझे एक ऐप मिली जिसमें कैरियोके सॉन्ग्स बहुत सारे होते हैं, 10 साल। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। जो गाने मैंने बचपन में सुने थे रेडियो में, अब मैं वो 50, 60, 70s के खूब गाता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। कभी कभी पेशेंट्स को बाहर बिठा कर मैं अंदर रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट it's one of the two things that makes me very happy. One is singing and second is being with children. बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खेलना, उठाना गोद में, वो मुझे बहुत खुशी देता है, और एक गाना बहुत खुशी देता है। वो डॉक्टर टुटेजा ने अभी टुटेजा टॉक शो में कहानियां सुनवाना शुरू किया है। एक जी। कहानी आप सुन चुके होंगे। अब मुझे लगता है कि आगे किसी टॉक शो में एक एक संगीत के ऊपर भी कार्यक्रम होगा जिसमें आप फिर से एक अतिथि होंगे। आपका जरूर, संगीत हमें सुनने बहुत को अच्छा आइडिया है मिलेगा। प्राची। स्टार्ट करेंगे तो जो सिंगर्स हैं आईपी में, उनके लिए एक प्रोग्राम करिए, सभी एक एक गाना गाएं, बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छा बिल्कुल होगा। करेंगे। आखिर में एक सवाल। Do you think that before and after the IAP, your health, your profession, and your family are the biggest sources of fulfillment in life? सही है आपकी बात। आईएपी मेरे लिए तो करियर नहीं था कभी भी। एक मैं कहूँगा कि एक एक मेरे लिए करियर मेरा प्रैक्टिस है। वहीं से मैं, जो मेरे पास है वो उसी से बना है। फैमिली की इम्पोर्टेंस ये होती है कि आपको लव, सपोर्ट मिलता है, आपको एक घर मिलता है जहाँ आप वापस आकर खुशी पाते हैं। तो ये आईपी ज्वाइन करने से पहले वो सब था, आईपी के होते हुए भी था, कुछ कम हो गया था बिकॉज आईपी को इतना काम दिया, टाइम दिया, और आईपी से निकलने के बाद वो फिर से बरकरार है। आईपी एक अच्छी जगह है जहाँ आप अपना अपना खुद को टेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ सीख सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं। बट उसको आप अगर करियर बना लें कि मैं ये नहीं बन पाया या मैं मुझे ये नहीं मिल पाया, तो वो फिर आपके लिए एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का सोर्स बन सकता है। तो यू यू स्पेंड टाइम विद इट, यू लर्न फ्रॉम इट, यू कंट्रीब्यूट टू इट। बट आईपी को आप एक करियर नहीं बना सकते, इट्स एट बेस्ट डिस्ट्रैक्शन। जैसे कुछ लोग म्यूजिक करते हैं प्रैक्टिस के साथ, कुछ लोग गेम्स खेलते हैं, तो उसी तरह आईएपी भी एक ऐसा है कि जहाँ आप अपना दिमाग यूज कर रहे हैं और अपना सोल डाल रहे हैं थोड़ा सा। तो हाँ, दैट्स हाउ आई लुक एट इट। हाँ। वो आपकी सेवा, आपकी काल सेवा, अपने जी संगठन में काल सेवा। जी जी। Finally, who is Shailesh Gupta as a person? How would you like to be remembered in future? Well, basically, Shailesh Gupta is a shy person. बहुत जल्दी मैं एक फेक तरीके से घुल मिल नहीं पाता हूँ। मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ। मुझे आई वर्क विद एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस। इससे पहले कि कोई मेरे नज़दीक आए या कुछ बोले, उससे पहले ही मुझे पता लग जाता है कि इनके साथ मेरी एनर्जी मैच होगी या नहीं होगी। तो जहाँ मुझे लगता है वाइब्रेशंस मैच हो रही हैं, उनके साथ मैं पूरी तरह से घुलता मिलता हूँ, उनसे मिलके खुश होता हूँ, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ। और जहाँ मुझे लगता है कि वाइब्रेशन मैच नहीं होंगी, क्लैशेस हो सकते हैं, तो वहाँ मैं थोड़ी सी दूरी बना के रखता हूँ। प्रोफेशनल काम बिल्कुल करूँगा, लेकिन आपको अपने दिल में नहीं उतारूंगा, ये होता है। तो मैं इंट्यूटिवली काम करता हूँ, मैं अपने दिल से काम करता हूँ। ये नहीं कि हमेशा दिमाग यूज करता हूँ। मुझे जो मेरी इनर वॉइस कहती है, जो मेरी आत्मा बताती है कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, मैं बहुत बार अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में और आईआईपी में भी मैंने इसी तरह से काम किया है। और बाकी मुझे गॉसिप्स में इंटरेस्ट नहीं है कि चार लोग बैठकर किसी पांचवे की बातें कर रहे हैं, ना ही किसी की ज़्यादा निंदा करने में इंटरेस्ट है। बट ये है कि मुझे कोई बात नहीं ठीक लगे तो मैं आपको ज़रूर सामने से कह दूंगा कि ये सही नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी ने मुझे मुंबई में हेड स्ट्रांग भी कहा, बट दैट्स हाउ आई एम। और मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहता हूँ कहीं पहुँचने के लिए या कोई पोजीशन पाने के लिए। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, क्योंकि मैं अपने आप खुद को बहुत पसंद करता तो शैलेश जी, 60 मिनट कैसे बीत गए पता ही नहीं चला आपसे बात करते में। और मुझे लगता है कि और 60 मिनट की परमिशन होती तो शायद मैं बस ना करता,
मेरे पास बहुत सारे सवाल बाकी हैं, तो चलिए फिर कभी। जी। और सभी साथियों, सभी दर्शकों से मैं कहूंगा कि हमारे सामने एक उदाहरण है जिसको देख के लगता है कि यूं ही कोई बड़ा नहीं बन जाता, यूं ही किसी को समय याद नहीं रखता, यूं ही किसी को इतिहास महत्व नहीं देता। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, सच्चा परिश्रम लगता है, एक अच्छे इंटेंशंस लगते हैं, और लगातार अपना बहुत कुछ त्याग कर उस दिशा में काम करना होता है, तब कोई इस पोजीशन पर पहुंचता है। तो बहुत अच्छा लगा शैलेश जी से मिलके और ये थैंक सब यू जान के, डॉक्टर आशा बांका है आप जी। सबको भी अच्छा लगा होगा। आपने बहुत ही बहुत आसानी से मुझसे इतनी सारी बातें कहलवा ली। तो आई थिंक आपको टेलीविजन पर एंकर होना चाहिए। इतना सारा आपने सच कितना, जो मैं इतनी बात नहीं कर पाता हूँ, मैंने आज बात कर ली। और टुटेजा प्राजी जो मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं प्राजी कहता हूँ उन्हें बहुत सालों से, उन्होंने ये मौका दिया। और मैं सबको जो भी इंटरव्यू सुनेंगे उन सबको नमस्ते कहता हूँ कि ये मैंने अपने दिल से बातें की हैं। अगर आप अंत तक सुनते भी हैं तो आपको जो अच्छा लगता है उसे अप्रिशिएट करें, जो नहीं अच्छा लगता है उसे भुला दीजिए। ये किसी के ऊपर किसी तरह का कमेंट नहीं है, एक आईएपी के लिए एक जनरल एडवाइजरी मैंने दी है और मैं उसी को फॉलो भी करता हूँ। और एक बार और डॉक्टर बांगा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टुटेजा प्राची आपका भी। ओवर टू टुटेजा सर। आप आए, आपका अभिनंदन। जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं हमारी प्यारी संस्था आईपी के लिए कर रहे हैं, उसके उत्थान के लिए कर रहे हैं। और हम सबसे निवेदन करते हैं कि जो भी पोस्ट पे आए, और मेंबर से ये गुजारिश है कि जिनको भी वो सिलेक्ट करें, संस्था के हित में करें, पर्सन के हित में ना करें। बिल्कुल। सब यूनिवर्सिटी पूरी भरी पड़ी है। फरवरी से लेके अगस्त, जब तक के चुनाव नहीं होंगे तब तक लोगों के दुख और दर्द को मैं समझ सकता हूँ कि दिन भर उनको मिटाने पड़ते हैं, उधर में डिलीट करते रहते हैं। ऐसी संस्था में जहाँ की सब हम एक दूसरे को जानते हैं, इतने फ्लायर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लोग आप अच्छे हैं तो लोग आपको जरूर चुनेंगे। और अगर आप सिर्फ अपने लिए आ रहे हैं, मजे लेने के लिए, तो आप शायद गलत जगह पे पदार्पण कर चुके हैं। ये संस्था बच्चों के हित के लिए है। और मैं शैलेश जी को के लिए कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मजे करें जिंदगी के, और ऐसे ही क्लैरिटी रखें। और जो भी बातें धन्यवाद। आप लोगों ने करी है संस्था के हित में करी है। यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है, किसी ने पर्सनल एलिगेशन नहीं है किसी के ऊपर। सब कुछ संस्था के हित के लिए ही हम बात कर रहे हैं और देश के हित में बात कर रहे हैं। धन्यवाद। आज के शुभ धन्यवाद प्राची। धन्यवाद। नमस्कार।